तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुरुग्राम में जुमे की नमाज रुकवाकर बुरी तरह से फंसे अंधभक्त। गुरुग्राम के मुसलमानों ने गुरुग्राम में मस्जिद बनाने का किया ऐलान, हिंदू संगठनों को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले बदायूं जिले का नाम बदलने का किया ऐलान। लोग बोले नाम के अलावा योगी ने नहीं बदला कुछ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठे अखिलेश यादव, कहा बैलेट पेपर से यूपी में हो चुनाव, अगर ईवीएम से हुए चुनाव तो करूंगा इसका विरोध। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा पर हुआ बड़ा खुलासा, आरोपी आशीष मिश्रा की राइफल से चली थी गोली, बुरी तरह से फंसी भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों पर हरकत में आई मोदी सरकार, 5000 जवानों को अमित शाह ने जम्मू कश्मीर भेजने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने किया ऐलान, कहा लखनऊ में करेंगे 22 नवंबर को किसान महापंचायत, योगी के छुड़ाएंगे पसीने। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के गुरुग्राम में जुमे की नमाज रुकवाकर बुरी तरह से फंसे संगई। गुरुग्राम में मस्जिद बनाने का मुसलमानों ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुरुग्राम के सेक्टर 12, 47 और 45A में लगातार मुस्लिम समुदाय के खुले में जुमे की नमाज पढ़ने का हिंदू संगठन विरोध कर रहे थे। बीते दिनों इस विरोध के चलते गुरुग्राम प्रशासन ने 8 जगहों पर खुले में जुमे की नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद अंध भक्तों ने वहां पर गोवर्धन पूजा भी की। लेकिन आपको बता दें इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुरुग्राम में खुले में जुमे की नमाज पर पाबंदी लगवाकर बुरी तरह से हिंदूवादी संगठन फंस गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब मुस्लिम समुदाय ने गुरुग्राम के इन्हीं सेक्टरों में मस्जिद बनाने की मोदी सरकार सहित हरियाणा की बीजेपी सरकार से मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा है कि गुरुग्राम में हम खुले में नमाज पढ़ते थे, लेकिन हिंदू संगठनों ने विरोध किया, जिसके बाद आपने यहां पर पाबंदी लगा दी। अब हम नमाज पढ़ने कहां जाएं? वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा है कि प्रशासन हमारे नमाज पढ़ने के लिए हमें जगह मुहैया कराए, हम अपने पैसे से गुरुग्राम में किसी स्थान पर जमीन खरीद लेंगे। अब गुरुग्राम प्रशासन हमें मस्जिद बनाने की इजाजत दे, जिससे कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अंध भक्त बुरी तरह से फंस गए हैं जुमे की नमाज को गुरुग्राम में रुकवाकर अब मस्जिद गुरुग्राम में बनेगी। आपकी क्या राय, मस्जिद बननी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं जिले का नाम बदलने का किया ऐलान, मुसलमानों में भारी गुस्सा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी है और योगी आदित्यनाथ को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है, तब से मुस्लिम बहुल और मुस्लिम तहजीब से रखे गए शहरों के नामों को योगी आदित्यनाथ बदल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते साल इन्होंने इलाहाबाद सहित फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया, क्योंकि दोनों ही नाम मुस्लिम तहजीब से रखे हुए थे। लेकिन अब इन दोनों शहरों के नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ ने अब बदायूं जिले का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं जिले का नाम बदलकर वेदामऊ करने का ऐलान किया है और कहा है यहाँ पर वेदों का अध्ययन हुआ है, इसलिए हम इस जिले का नाम बदलेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बदायूं में छोटे बड़े सरकार की दरगाह है और मुस्लिम काफी यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने इस जिले का भी हिंदुत्वकरण करने का ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बदायूं जिले का जल्दी नाम बदलने वाला है। आपकी क्या राय, बदायूं जिले का नाम बदला जाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों पर मोदी सरकार ने लिया एक्शन, सीआरपीएफ के 5000 जवानों को भेजा कश्मीर। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते आतंकी हमलों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरह से देश सहित पूरी दुनिया में फंस गई है। अब इस मामले को दबाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 5000 सीआरपीएफ के जवानों को भेजने का ऐलान किया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी इजाजत दे दी है। वहीं आपको बता दें कि इस फैसले का जो है महबूबा मुफ्ती सहित फारूक अब्दुल्ला ने विरोध किया है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मोदी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में 5000 और जवान भेजे हैं वो बिल्कुल फैसला गलत है। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा है कि बेगुनाह लोगों को यहाँ पर आर्मी मार रही है। तो ये बड़ी अपडेट इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठे अखिलेश यादव, बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर ईवीएम से यूपी में चुनाव हुए तो बीजेपी गड़बड़ी करके फिर से चुनाव जीत जाएगी। अब इसी मामले को लेकर अखिलेश यादव धरने पर भी बैठ गए। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले तमाम सियासी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरने पर बैठने की चेतावनी दे दी है। सपा मुखिया ने मंगलवार को कहा कि मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, उसमें 21 लाख
56,262 नए नाम जोड़े गए हैं और काटे गए नामों की संख्या 16,42,756 है। अखिलेश ने कहा है कि जो नाम काटे गए हैं और जो जोड़े गए हैं उनकी सूची हर बार निर्वाचन आयोग जारी करता है। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा है कि लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग न जाने किसके दबाव में इस लिस्ट का प्रकाशन नहीं कर रहा है। अखिलेश ने कहा है कि यदि चुनाव आयोग ने इस सूची को जारी नहीं किया तो हम अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर इस सूची को चुनाव आयोग ने जारी नहीं किया तो हम चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हर चुनाव में जोड़े गए और काटे गए नामों की वोटर लिस्ट 2019 तक दी गई है, फिर इस बारे में क्यों नहीं दी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये गंभीर आरोप जो है लगाए हैं अखिलेश यादव ने। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो न्यूजीलैंड में वैक्सीनेशन और लॉकडाउन के विरोध में लोगों ने निकाला संसद तक मार्च, किया जमकर विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि वैक्सीन और लॉकडाउन के विरोध में हजारों लोगों ने मंगलवार को न्यूजीलैंड के संसद के सामने मोटरसाइकिल रैली के जरिए विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, फिर भी प्रदर्शनकारी नो मोर लॉकडाउन का बैनर अपने हाथों में लिए आजादी के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें साल 2018 वाला खुला और आजाद माहौल चाहिए। प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि देश के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड की तालाबंदी इस महीने के अंत में खत्म होने की संभावना है। साथ ही आज से कोरोना वायरस प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में भी कोरोना वायरस लगातार फैला है और इसलिए वहां की सरकार वैक्सीन लगवा रही है लोगों को और लॉकडाउन लगा रही है और इसी का विरोध वही के लोगों ने किया। तो ये बड़ी इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर हुआ खुलासा। आशीष और अंकित की गन से चली थी गोली। दोस्तों आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके मित्र अंकित दास के लाइसेंसी असले की बैलिस्टिक रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि हुई है। इससे साफ हो गया है कि तुकनिया में हिंसा के दौरान लाइसेंसी असले से फायरिंग भी की गई थी। वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर पुलिस ने अंकित दास की रिपीटर और पिस्टल और आशीष मिश्रा की राइफल व रिवॉल्वर को जब्त कर लिया है। सभी असलों को 15 अक्टूबर को फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा गया था। जिन किसानों ने आरोप लगाया था कि आशीष और अंकित ने हिंसा के दौरान कई राउंड की फायरिंग भी की थी, लेकिन बीजेपी इससे नकारती रही थी। लेकिन आज रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आशीष और अंकित की गन से गोलियां वहां पर चलाई गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बुरी तरह से भाजपा अब उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर फंस गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना के सीएम ने मोदी पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा हमारे लोगों को पद्म पुरस्कार नहीं देती सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि पद्म पुरस्कारों को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री सी चंद्रशेखर राव ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार हमारे प्रदेश के लोगों को पद्म पुरस्कार नहीं देती है। उन्होंने कहा है कि पद्म पुरस्कारों को लेकर उनकी मंशा साफ दिखती है। केंद्र सरकार हमारे राज्य के लोगों को ये सम्मान नहीं दे रही है, जानबूझकर हमारे लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा आरोप जो है लगाया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने किया ऐलान। कहा लखनऊ में 22 नवंबर को करेंगे किसान महापंचायत, योगी की बढ़ाएंगे मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ पूर्वांचल क्षेत्र में प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। पूर्वांचल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के हिस्से आते हैं। टिकैत ने कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन के 1 साल पूरा होने से 4 दिन पहले 22 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत करेंगे। वीक्यू दिल्ली की 3 सीमाओं सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर नवंबर 2020 से ही किसानों का प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी और इस रैली में हम कोई बड़ा फैसला लेंगे। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि जब तक मोदी सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेगी और अन्नदाताओं की बात नहीं मानेगी तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ड्रग्स केस में सबीन वानखेड़े की साली ने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई पुलिस में एफआईआर। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक एनसीबी अधिकारी सबीन वानखेड़े पर हमलावर हैं। एनसीबी नेता ने इस मामले में एक बार फिर वानखेड़े परिवार को एक बार फिर निशाने पर लेते हुए एनसीबी अधिकारी की साली हर्षदा रेडकर को भी इस विवाद में घसीट लिया है। नवाब मलिक के आरोपों के बाद हर्षदा रेडकर ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। वानखेड़े परिवार की ओर से मलिक के खिलाफ ये तीसरी एफआईआर। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को एक ट्वीट में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अफसर सबीन वानखेड़े से पूछा कि क्या उनकी पत्नी की बहन
ड्रग्स काले के धुएं से जुड़ी थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि समीर दाऊद वानखेड़े, क्या आपकी साली हर्षदा दीनानाथ रेड के ड्रग्स के धंधे में थी? आपको देश की जनता को बताना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि लगातार समीन वानखेड़े और नमा मलिक के बीच तनातनी जारी है। समीन वानखेड़े लगातार उन पर आरोप लगाते रहते हैं कि वह दाऊद से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब समीन वानखेड़े की मुश्किलें महाराष्ट्र के मंत्री ने बढ़ा दी है। ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था।